अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम ग्रेड 9 से चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 हमारा एंड हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टॉपिक हमारा है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, के एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई तो जो सब उसके बाद जो एक प्रॉब्लम थी साइंटिस्ट के लिए वो ये था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी, तो अरेंज किस तरीके से है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स के फर्स्ट जो कंट्रीब्यूशन थी वो क्या थी, रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने जो कंट्रीब्यूशन की उसमें क्या किया, इसने गोल्ड के एटम्स पे इसने ये एक्सपेरिमेंट किया है। किसी भी मेटल के उसने जो यूज़ किया था वो गोल्ड था। उसने क्या किया, गोल्ड की बहुत ही पतली सी फॉइल को उसने लिया और उसके ऊपर उसने किसको बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल्स को। जो अल्फा पार्टिकल्स जो कि आपको मिलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडोन या पोलोनियम, ये दो एलिमेंट्स हैं जिनकी डिसइंटीग्रेशन से, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो इनकी डिसइंटीग्रेशन जो होती है तो फिर ये कौन सी रेज इमिट होती है, अल्फा रेज। अल्फा रेज को रदरफोर्ड ने यूज़ किया एटम का स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए। अब इसने किया क्या, इसने जो गोल्ड की फॉइल ली थी उसकी तकरीबन आपके पास थिकनेस कितनी थी, 0.00004 सेंटीमीटर, इतनी उसकी थिकनेस थी। और उसने यूज़ क्या किया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अल्फ़ा पार्टिकल्स। और अल्फ़ा पार्टिकल्स आपके पास इसने जो यूज़ किए थे वो क्या थे, हीलियम डबल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। ठीक है, अब इसने जो किया, थिन की एक सोर्स लिया जिसने अल्फ़ा पार्टिकल्स, जिसका काम था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट करे। उसके बाद गोल्ड की फॉइल थी और उसको उसने कवर किया था किसके साथ, फ्लोरेसेंस शीट के साथ। फ्लोरेसेंस शीट का काम क्या होता है कि ये रेस जब उस पर पड़ती है तो वहाँ पे एक स्पॉट बन जाता है, तो आपको पता चलता है कि रेस कहाँ से आ रही थी और अब इनकी डायरेक्शन क्या है, वो कहाँ पे जा रही है। ठीक है, इसने जो कंक्लूजन्स दी यहाँ पे देखिए मैंने ये डायग्राम बनाई है। इसमें देखिए अल्फ़ा रेज, ये जो ब्लैक कलर से मैंने लिखी हुई है ये अल्फ़ा रेज है। ठीक है, अल्फ़ा रेज आ रही है और बीच में ये जो एटम्स शो किए गए हैं ये है गोल्ड के एटम्स। अब अल्फ़ा रेज यहाँ से आपको पता चल रही है कि कुछ अल्फ़ा रेज जैसी थी सीधी वैसी ही गुजर गई, कुछ अल्फ़ा रेज ने अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज की, और कुछ अल्फ़ा रेज की डायरेक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी इतनी ज़्यादा उनकी डायरेक्शन चेंज हुई है। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता है रेस की, के बीच में अगर कोई भी चीज़ आ जाती है तो वेव्स जो होते हैं वो अपनी डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे कि लाइट के रास्ते में अगर आप किसी भी चीज़ को रख दो तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब इस चेंज इन डायरेक्शन से या डिफ्लेक्शन से इसने क्या कंक्लूजन्स निकाले। फर्स्ट जो कंक्लूजन इसका था वो क्या था कि मेजॉरिटी ऑफ द रेस वॉज अनडिफ्लेक्टेड। मेजॉरिटी क्या था, मेजॉरिटी रेज आपके पास अनडिफ्लेक्टेड। तीन कंक्लूजन्स इसने निकाली थी। सेकंड इसने ये था कि कुछ रेज जो थी वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री क्या हुई है, वो उनकी डिफ्लेक्शन हुई है, उन रेज की, उनका पाथ इतना चेंज हुआ है। थर्ड जो उसने क्या कहा कि स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, यानी उनकी डिफ्लेक्शन बहुत ही कम हुई है, यानी उनकी डायरेक्शन बहुत कम चेंज हुई। अब इन तीन कंक्लूजन से, इन तीन ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, उसने फर्स्ट वाला ये, इस ऑब्जर्वेशन से उसने ये कंक्लूड किया कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अगर अनडिफ्लेक्टेड है, यानी उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुए, यानी एटम में ज़्यादातर पार्ट आपके पास क्या है, खाली है, इसीलिए ये रेस गुजर गई, इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। ठीक है, अब ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुई है, उन रेस की डायरेक्शन इतनी ज़्यादा चेंज हुई, इसका मतलब है रास्ते में कोई भारी चीज़ आई होगी या कोई ऐसी चीज़ आई होगी जिसका अपना चार्ज भी क्या होगा, पॉजिटिव। इस वजह से रिपल्जन बहुत ज़्यादा हुई, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान रिपल्जन बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से इन रेस की डायरेक्शन इतनी ज़्यादा चेंज हुई है। और थर्ड जो स्लाइटली डिफ्लेक्टेड था, कि उसने कहा कि रास्ते में कोई छोटी सी चीज़ आएगी जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन थोड़ी कम चेंज हुई। ठीक है, तो अब इसने ये बताया इस तमाम कंक्लूजन से कि इसने जो डिस्कवरी दी वो किसकी दी, न्यूक्लियस की, कि आपके पास सेंटर में जो है वो क्या होता है, आपके पास एटम सेंटर में एक डेंस
छोटा सा पोर्शन होता है जिस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, और इसी पोर्शन की वजह से अल्फ़ा रेस की जो 90 से ग्रेटर देन की डिफ्लेक्शन थी वो इन्हीं की वजह से हुई। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, जब आपस में आए होंगे तो रिपल्जन इतनी ज़्यादा हुई कि इनकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। और स्लाइटली डिफ्लेक्टेड यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे, तभी ठीक है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होगी किसी एक जगह पानी जाने की, इसलिए यहाँ से जो खाली रास्ते है वहाँ से वो गुजर गए और उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। तो रदरफोर्ड ने जो स्ट्रक्चर दिया वो क्या था, प्लैनेटरी सिस्टम, प्लैनेटरी मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल इसने एटम के स्ट्रक्चर के लिए दिया कि एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हमारा सोलर सिस्टम, बीच में सन होता है और इर्द गिर्द प्लैनेट क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो रदरफोर्ड ने बताया कि बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर एटम का होता है कि बीच में आपके पास न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज, और उसके इर्द गिर्द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और इनके दरमियान ये जो फोर्स होती है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के दरमियान ये जो फोर्स होती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को घूमने की ये जो फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आता है, प्रोटॉन्स की वजह से, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने काफ़ी हद तक ये बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर बताया, लेकिन कुछ डिफेक्ट इसके जो है वो मॉडल में थे कि इसने जो है वो क्लासिकल फिजिक्स के रूल्स को, लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई किया था ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो जबकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपके पास चार्ज पार्टिकल्स है, वो लॉज आपके पास न्यूट्रल बॉडी के लिए थे कि ऐसी बॉडी जिस पर कोई चार्ज ना हो, ठीक है। तो अब उस क्लासिकल फिजिक्स का रूल ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल होने की वजह से इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये कॉन्टीन्यूसली अपने अंदर से रेडिएशंस इमिट करेगा। अगर ये रेडिएशंस इमिट करेगा कॉन्टीन्यूसली तो यहाँ पे लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इसने अपने अंदर से रेज इमिट की, इसकी एनर्जी कम हुई तो ये नीचे वाले शेल में आया, ठीक है। यहाँ पे इसने अगेन एनर्जी रिलीज की, इसकी एनर्जी अगेन कम हुई, ये फिर नीचे वाले में, ऐसे करते करते ये न्यूक्लियस के अंदर ही आके गिर जाएगा और एटम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, कोलैप्स, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन हमें रदरफोर्ड ने नहीं दी। दूसरा ये बताया कि अगर वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज करता है जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स ने हमें बताया है तो आपके पास जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन हर एटम के लिए तकरीबन क्या आता है, लाइन स्पेक्ट्रम आता है। तो इस डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। स्ट्रक्चर तकरीबन एटम का ठीक है, स्ट्रक्चर इसने बताया वही आज तक चल रहा है, लेकिन ये जो दो डिफेक्ट्स थे इनको क्लियर करने के लिए फिर आपके पास नील बोहर साइंटिस्ट का नाम था जिसने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, अपना मॉडल दिया और इसने काफ़ी हद तक इसके इन डिफेक्ट्स को क्या कर दिया, क्लियर। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर करूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।